नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार की। लेकिन इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये उस पूरे सिस्टम का नतीजा था जिसने इसे जन्म दिया। और हाँ, ये वो घटना भी थी जिसने हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर की वो शाम। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों की एक भीड़ पर पूरे 1650 राउंड फायर किए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दिन हुई बर्बरता का एक सबूत है, एक पैमाना है। जानते हैं, इस नरसंहार की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि इसने खुद ब्रिटिश हुकूमत के बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि विंस्टन चर्चिल, को भी हिला के रख दिया था। उनका यूँ कहना कि ये एक राक्षसी घटना थी, ये बताता है कि ये कितना बड़ा और भयानक कांड था जिसने ब्रिटिश राज के न्याय के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया। तो उस दिन असल में हुआ क्या था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में करीब 20,000 लोग जमा हुए थे। अब इनमें से कई लोग तो आसपास के गांवों से त्योहार के लिए आए थे बेचारे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि शहर में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगी हुई है। और फिर ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी टुकड़ियों के साथ वहां पहुंचा। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना सोचे समझे उसने सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर और उन रास्तों पर जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी आंकड़ों में तो 379 मौतें बताई गई, लेकिन सब जानते थे कि असली संख्या कई कई ज्यादा थी। और सबसे डरावनी बात, गोलीबारी तब रुकी जब सैनिकों की गोलियां ही लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सरकारी पाबंदी के बावजूद आखिर इतने हजारों लोग वहां जमा ही क्यों हुए? इसका जवाब एक कानून के पन्नों में छिपा है, एक ऐसा कानून जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। ये कानून अंग्रेजों ने तथाकथित क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर बनाया था। महात्मा गांधी ने इसे एक राष्ट्रीय अन्याय कहा था। उनका मानना था कि ये कानून सरकार को लोगों के बुनियादी अधिकारों को छीनने की खुली छूट दे रहा था। जरा सोचिए इस कानून के बारे में, किसी को भी बिना वजह बताए गिरफ्तार कर लेना, बंद कमरों में बिना जूरी के मुकदमा चलाना, और तो और किसी भी शक के आधार पर 2-2 साल तक बिना सुनवाई के जेल में डाल देना। ये तो सीधे सीधे लोगों के अधिकारों पर हमला था। इसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और गांधी जी ने देश भर में हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया था। अब इस पूरे नरसंहार को ठीक से समझने के लिए हमें उस वक्त के पंजाब को समझना होगा। ब्रिटिश राज के लिए पंजाब बहुत अहमियत रखता था और उस समय वहां का माहौल कह सकते हैं कि एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अंग्रेजों की पंजाब पर पकड़ कितनी मजबूत थी। ये उनका एक अहम फौजी अड्डा था। सेना में सबसे ज्यादा भर्ती यहीं से होती थी। लेकिन जब बात आई राजनीतिक अधिकार देने की, तो वो बहुत धीरे धीरे और बहुत कम दिए गए, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिश अफसर खुद को पंजाब का माई बाप समझते थे। वो कहते थे कि हम एक पिता की तरह कड़ाई से शासन कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि जो भी उनकी सत्ता के खिलाफ जरा भी सिर उठाता था, उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया जाता था। मतलब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क था। और इस तनाव भरे माहौल में महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया। सोचिए, 1917 से 1919 के बीच अनाज के दाम 2 गुने हो गए, पर मजदूरों और कारीगरों की तनख्वाह सिर्फ 20 से 25% बढ़ी। आम आदमी के लिए तो जीना ही मुश्किल हो गया था, और इसने अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक नरसंहार के बाद आज़ादी की लड़ाई की पूरी तस्वीर ही कैसे बदल गई। गांधी जी की ये बात बहुत बहुत गहरी है। उन्होंने इस पूरी त्रासदी को किसी एक इंसान की गलती के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कहा कि ये उस पूरे औपनिवेशिक सिस्टम की निशानी है। उनका मकसद किसी एक डायर से बदला लेना नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को बदलना था जो ऐसे जुल्म को जन्म देती है। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक और कमाल की चीज देखने को मिली, हिंदू और मुसलमानों के बीच जबरदस्त एकता। राष्ट्रवादी नेताओं ने तो इसे गंगा और यमुना का संगम तक कह दिया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत और समाज के कुछ ऊंचे तबके के लोगों के लिए ये एकता गले नहीं उतर रही थी। उन्हें लगा कि ये सब तो बस राजनीति है। असल में ये एकता अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर सीधा हमला थी। जब अमृतसर के लोगों के बीच ये भावना फैल गई कि शहर में अब हिंदू मुसलमान की हुकूमत है,
तो ब्रिटिश प्रशासन के लिए ये खतरे की घंटी थी। उनके लिए ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी सत्ता के खिलाफ एक खुली बगावत थी, एक विद्रोह था। तो सवाल ये है कि इस भयानक त्रासदी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक इतना शक्तिशाली और कभी न मिटने वाला प्रतीक कैसे बनाया गया। चलिए समझते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग की कहानी आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गई। ये बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। डायर का नाम ही जुर्म का दूसरा नाम बन गया। और सबसे बड़ी बात, इसने पूरे देश को गांधी जी के पीछे ला खड़ा किया। लोगों को लगने लगा कि सिर्फ गांधी ही उन्हें इस जालिम राज से बचा सकते हैं। जब भारत और इंग्लैंड में बड़े बड़े अंग्रेजों ने डायर की कार्रवाई को सही ठहराया, तो जवाहरलाल नेहरू जैसे भविष्य के नेताओं के लिए ये एक झकझोर देने वाला सच था। उन्हें पहली बार असल में ये एहसास हुआ कि यह साम्राज्यवाद अपनी जड़ों तक कितना क्रूर और अनैतिक है, और इस एक घटना ने ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके इरादों को और भी पक्का कर दिया। आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। जलियांवाला बाग ने ये साबित कर दिया कि ये वाकई एक निर्णायक मोड़ था। इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को कुछ लोगों के विरोध से निकालकर एक सच्चा जन आंदोलन बना दिया। और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास के कुछ पल एक पूरे देश के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं।